चलो, CMA इंटर ग्रुप 1 अकाउंटिंग, टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इजी टॉपिक। चलो स्टार्ट करते है ना। नोटबुक के अंदर में लिखना शुरू करो, है ना, जैसे आप हर टॉपिक में लिखते हो ठीक उसी प्रकार से। लो बेटा हेडिंग दे दो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ऑल सेट ब्रो? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ध्यान देना सभी ने। टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ और पूरे टॉपिक का हम लोग कॉन्सेप्ट अभी समझ लेते हैं, है ना। पूरे टॉपिक का हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। आ जाओ, क्या कहना है इस टॉपिक का, सुनना जरा अच्छे से। आप सभी को मालूम है बेटा, आज के तारीख में हर इंसान जो भी धंधा करता है, जो भी बिजनेस कर रहा है, वो कैश बेसिस पे बिजनेस नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं उसे उधारी में माल बेचना ही पड़ेगा ना। अगर कोई जिद करे कि मुझे बस कैश में ही बिजनेस करना है, पॉसिबल है क्या? हर जगह पे कहीं ना कहीं इंस्टॉलमेंट, क्रेडिट, उधारी है। बगैर उधारी के आज के तारीख में किसी भी बिजनेस को सरवाइव करना पॉसिबल नहीं। बिजनेसमैन को क्रेडिट पे गुड्स सेल करना पड़ता है, क्रेडिट पे गुड्स परचेस करना पड़ता है। आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, आपका क्रेडिट मार्केट आपके कैश मार्केट से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। क्रेडिट मार्केट कैश मार्केट से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। अगर कोई दुकानदार बोल दे आपके एरिया का किराना दुकान वाला, मैं उधारी में माल नहीं दूंगा, कितने कस्टमर, कितने का अकाउंट उसके यहाँ बंद हो जाएंगे। क्योंकि जो सैलरीड पर्सन रहते हैं वो क्या करते हैं, भैया जो भी है 1 महीने का हम लेके जाएंगे, हर महीने के 1 तारीख को आपको पेमेंट करेंगे, हमारी सैलरी होगी तब, राइट। दूध वाला उधारी में रोज के रोज पैसे लेता है कि जो घर पे दूध लेके आता है ना। दूध का पैकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भैया दूध लेके आते हैं ना, वो महीने के महीने हिसाब करते हैं। ग्रोसरी शॉप, किराना दुकान वाला पहचान का होगा तो महीने के महीने हिसाब करता है। सब्जी वाला पहचान का होगा तो महीने के महीने हिसाब करता है। इतना ही नहीं, बिजनेसमैन सप्लायर से जब माल खरीदता है तो वो भी क्रेडिट पीरियड लेता है कि नहीं। अब इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है मालूम है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन में पैसा डूबने के भी चांसेस है। जिसको क्रेडिट बेसिस पे माल बेचा है उसको कुछ हो गया, या उसके फिनेंशियल हेल्थ को कुछ हो गया, या उसके फिजिकल हेल्थ को कुछ हो गया, तो पैसा डूबने के चांसेस है ना। और उससे ज़्यादा चांसेस है उसकी नीयत खराब हो गई। अगर उसने पैसे देने का सोच लिया कि भैया मैं नहीं देने वाला हूँ, बैड डेट, सब प्रॉपर है, बट नीयत खराब हो गई, नहीं देते लोग आज की तारीख में पैसा। तो ये क्रेडिट सेल्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। पैसा डूबने के चांसेस है, आएगा नहीं आएगा उसकी गारंटी नहीं है। तो इस झंझट से बचने के लिए, वरना प्लीज़ ध्यान देना, इस झंझट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लो ये ए है अन्ना और ये बी है बन्ना। अन्ना ने बन्ना को क्रेडिट बेसिस पे माल बेचा है, क्रेडिट सेल। कितने का आपको समझाने के लिए? 5000 का। अभी जो मैं डमी एग्जांपल ले रहा हूँ ना, इसमें आपके पहले 5-6 सम कवर हो जाएंगे, पहले 5 से 6 सम, सारी एडजस्टमेंट इसमें ले रहा हूँ, कौन से प्रॉब्लम है। फिर आज हम लोग 2-3 सम सॉल्व भी कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज आज ख़त्म हो जाए। हाँ, सब्जेक्ट टू योर कंफर्ट। जिस समय मुझे बच्चा बोल देगा कि सर अब ऑल सेट, टॉपिक आ गया, उस समय हम लोग इसे रोकेंगे। अच्छे से ध्यान देना, जहाँ भी डाउट आया वहाँ तब के तब पूछना है कि सर ये ऐसा क्यों हुआ। हर चीज़ के पीछे की वजह है, राइट। टॉपिक बहुत ईजी है। पुराने कुछ आपके कंसेप्शंस होंगे इस टॉपिक के, मिथ होंगे, भ्रम होंगे, तो उसको थोड़े समय के लिए, आने वाले 1 घंटे के लिए साइड में रखो। और जो मैं बता रहा हूँ उसको एकदम ज़ीरो से आपने अच्छे से ध्यान दे के सुनना है। यस और नो? चलो बेटा आ जाओ, ध्यान दो सब लोग। ओके, सो ए ने बी को क्रेडिट बेसिस पे गुड सेल किया, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रेडिट मार्केट आज के तारीख में बहुत बड़ा है। आप अगर जिद पे अड़ जाओगे कि नहीं मैं क्रेडिट बेसिस पे गुड सेल ही नहीं करूँगा, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस फिनेंशियली इंसॉल्वेंट भी हो सकता है।
बंद भी हो सकता है, ये सुनो। सो उधारी में माल बेचना जरूरी है, लेकिन उधारी में माल बेचा तो एक रिस्क क्या है बेटा, कि आप लोगों का पैसा डूब सकता है, पैसा डूबने के चांसेस है। सामने वाले पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं हो पैसा देगी कि नहीं देगी, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास में एक सॉल्यूशन है, मुन्ना ध्यान देना। सो ए ने बी को क्रेडिट बेसिस पे माल बेचा, ए को बी के ऊपर भरोसा नहीं था, तो ए ने बी को पूछा बोल पैसा कब देगा, बी बोला 2 महीने बाद दूंगा। ठीक है, ए ने एक ऑर्डर ड्राफ्ट किया और उसमें लिखा 2 महीने बाद तू इस पार्टी को, जिसका नाम इस ऑर्डर में लिखा है, या फिर ये ऑर्डर जिस किसी के पास है, तो उसे 2 महीने बाद 5,000 रुपये दे देगा। बी ने बोला हाँ ठीक है मैं दे दूंगा। ए ने बोला ऐसे नहीं, इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर। ऑर्डर की इज्जत तभी है जब सामने वाला आपकी ऑर्डर माने, बरोबर है क्या। मैंने आपको बोला कि बच्चों होमवर्क करके आओ, या मैंने आपको बोला कि जा बेटा मेरे लिए गिलास पानी लेके आ, आपने उस ऑर्डर को इज्जत ही नहीं दी, आपने माना ही नहीं, तो ऑर्डर किसी काम का है क्या। मैंने बोला मैं ऑर्डर दे रहा हूँ तो इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर। बी ने इस ऑर्डर को एक्सेप्ट किया, कैसे, बी ने अपना साइन कर दिया उसके ऊपर। बी ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। अब ये ऑर्डर एक तुच्छ ऑर्डर नहीं रहा, अब ये ऑर्डर बन गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अन्ना ने बन्ना को उधारी में माल बेचा, क्रेडिट बेसिस पे गुड सेल किया। अन्ना को बन्ना के ऊपर भरोसा नहीं था, अन्ना ने बन्ना के ऊपर बिल ड्रॉ किया, उसने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही उसने बिल को एक्सेप्ट कर लिया, अब वो एक तुच्छ ड्राफ्ट नहीं रहा, अब वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन गया। अब उसके अंदर में 5,000 रुपीज़ की वर्थ आ गई। अब वो अन्ना के लिए क्या बन गया बेटा, बिल रिसीवेबल आना बाकी। अब वो ऑर्डर की वर्थ कितनी है, 5,000। ऐसा समझो बन्ना से हमें एज गुड एज 5,000 की कोई तो असेट मिली है, और बन्ना के लिए वो क्या बन गया, बिल पेएबल। बन्ना के लिए क्या बना, बिल्स पेएबल। अब बन्ना ने एक्सेप्ट किया तो उसको देना पड़ेगा ना फ्यूचर में। बन्ना के लिए लाइबिलिटी है, अन्ना के लिए असेट है, बरोबर। सब लोग साथ में बेटे। सो अब अच्छे से ध्यान देना, अन्ना के लिए तो हो गया बिल रिसीवेबल, बन्ना के लिए हो गया बिल पेएबल। अब अन्ना को क्या करना है, 2 महीने तक वेट करना है। 2 महीने बाद अन्ना को उस बिल का पैसा मिल जाएगा। 2 महीने बाद क्या होगा, अन्ना जाएगा बन्ना के पास, बन्ना को बिल देगा और ये इसको पैसे देगा। कब, ऑन ड्यू डेट, जब भी वो बिल की ड्यू डेट आएगी। ऐसे कुछ होने वाला है, बरोबर है। चल एक बार फिर से स्टोरी बता देता हूँ। अन्ना ने बन्ना को, ए ने बी को क्रेडिट बेसिस पे माल बेचा, ए को बी के ऊपर भरोसा नहीं था, ए ने बी के ऊपर एक ऑर्डर ड्राफ्ट किया, बी ने उस ऑर्डर को एक्सेप्ट किया। जैसे ही एक्सेप्ट कर लिया, वो ऑर्डर अन्ना के लिए बन गया बिल रिसीवेबल और बन्ना के लिए बन गया बिल पेएबल। अब जिस दिन उस बिल का ड्यू डेट आएगा, उस दिन जो कोई भी उस बिल का होल्डर रहेगा, उसे बन्ना, जिसके लिए बिल पेएबल है, वो पैसा दे देगा। ट्रांजैक्शन खत्म। ऐसे ही कुछ होने वाला है, बरोबर है। अब अच्छे से ध्यान देना, मैं 1 बाय 1 एक एक चीज़ बताता हूँ। आ जाओ मुन्ना, प्लीज़ ध्यान दे दो। सो मैं रिकॉर्ड करना शुरू करता हूँ, है ना। मेरे साथ साथ आप लिख रहे हो, सारी चीज़ें लिख और सुन और समझ रहे हो, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। सो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ अन्ना के बुक में। सो इन द बुक्स ऑफ अन्ना, बरोबर। ध्यान देना, अन्ना ने बन्ना को उधारी में माल बेचा, तो पहला वाला ट्रांजैक्शन कौन सा रहेगा, बन्ना अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये बात समझ आई सभी को, ये ऐसा क्यों आया, बरोबर है। अन्ना ने बन्ना को उधारी में माल बेचा, अन्ना के बुक में अकाउंटिंग हो रही है। जैसे ही मैंने बोला कि मैंने बी को क्रेडिट बेसिस पे माल बेचा, मुझे बी से पैसे लेने हैं, बी मेरा डेटर बन गया। डेटर का डेबिट बैलेंस, डेटर्स बढ़ते हैं तो डेबिट करो, बरोबर है क्या। डेटर्स बढ़ते हैं तो डेबिट करो। सो बी अकाउंट विल बी डेबिटेड। माल बेचा इनकम है, इनकम इनकम, लाइबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम गेन, इनकम का क्रेडिट बैलेंस।
इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करो। सो देखो मैंने इनकम को क्रेडिट कर दिया, सेल्स को क्रेडिट कर दिया, राइट। उसके बाद अन्ना ने बन्ना के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया, बन्ना ने बिल एक्सेप्ट कर लिया। जैसे बिल एक्सेप्ट कर लिया अन्ना के पास क्या आ गया, 5,000 रुपये लेने थे ना बन्ना से, हमें बी से 5,000 लेने थे। उसने 5,000 के बदले हमें एक असेट दे दी, उस असेट का नाम है बिल रिसीवेबल। असेट आ गई ना, असेट का डेबिट बैलेंस, मेरे पास असेट आ गई तो असेट को डेबिट करो। किसने दिया, बी ने, टू बी अकाउंट। नरेशन, बिल एक्सेप्टेड बाय बी और बिल रिसीवेबल रिसीव्ड और बिल रिसीव्ड फ्रॉम बी, जो लिखना है लिख लो। डन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या बिल आ गया क्या हमारे पास? अब हमारे पास बिल आ गया है। बिल आने के बाद अब इस बिल के साथ मैं क्या क्या कर सकता हूं? बिल आने के बाद अब इस बिल के साथ मैं क्या क्या कर सकता हूं? या तो ड्यू डेट तक उस बिल को मैं मेरे पास ही रखूंगा, या तो ड्यू डेट तक उस बिल को मैं मेरे पास ही रखूंगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्ड टिल मैच्योरिटी, बरोबर ना। मैंने उस बिल को मेरे पास ही रखा ड्यू डेट तक, हेल्ड टिल मैच्योरिटी। या उस बिल के साथ में क्या कर सकता हूं और बोलो। मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि मैं 2 महीने तक बिल के ड्यू डेट तक उस बिल को संभाल के रखूं। मुझे आज पैसों की ज़रूरत है, मेरे पास बिल आ गया, मुझे आज पैसों की ज़रूरत है। मैं बैंक में गया और बैंक वालों को बोला, हे बैंक सुन, मुझे आज पैसे चाहिए। बैंक वाले बोले क्यों चाहिए? मैंने बोला वो सब छोड़ो, मेरे पास एक बिल रिसीवेबल नाम की असेट है, वो असेट मैं आपको दे देता हूँ, आप मुझे उसके बदले पैसे दे दो। बैंक ने पूछा उसका ड्यू डेट कब है? मैंने बोला 2 महीने बाद। तो बैंक बोले मतलब हमें 2 महीने वेट करना होगा? मैंने बैंक वालों को बोला हाँ, आपको 2 महीने वेट करना होगा। तो बैंक बोली मैं आपको पूरे 5,000 आज नहीं दूंगी, मैं थोड़े कम देने वाली हूँ पैसे। मैंने बोला ठीक है दे दो। तो मैंने बैंक को बिल डिस्काउंटेड प्राइस पे बेच दिया। इसको कहते हैं बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। या उस बिल के साथ और मैं क्या कर सकता हूँ? मैं देख आपको सिर्फ सारे ऑप्शंस बता रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं होगी, इनमें से कोई एक। या तो उस बिल को मैं किसी क्रेडिटर के पास दे दूंगा, ट्रांसफ़र कर दूंगा, एंडोर्स कर दूंगा। मेरा कोई तो क्रेडिटर है, ए का कोई तो क्रेडिटर है जिसको पैसे देना है। मेरे पास पैसे नहीं है तो मैंने पैसे के बदले उसको क्या दे दिया? बिल दे दिया। बिल तो असेट ही है ना, वो सामने वालों को कैश दो, असेट दो, कोई दूसरी क्या फर्क पड़ता है। सो बिल एंडोर्स टू क्रेडिटर। या फिर मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है कि ड्यू डेट के दिन जाकर के मैं बिल का पैसा कलेक्ट करूँ। मैंने मेरे बैंक को बोला, हे बैंक सुन, मैं तुझे बिल बेच नहीं रहा हूँ, तू मेरे बिहाफ में ड्यू डेट के दिन जा और मेरे बिहाफ में जो जो लोग हैं जिनसे बिल का पैसा लेना है उन सब के पास जा कर के बिल का पैसा कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में डाल दे। मतलब बैंक इज़ लाइक माई एजेंट। सो बैंक मेरे बिहाफ में जा रही है ड्यू डेट के दिन और बिल का पैसा कलेक्ट करके लेके आ रही है। सो लोग जैसे बैंक में अकाउंट ओपन करके उसमें कैश डालते हैं, मैं बैंक में अकाउंट ओपन करके उसमें बिल डाल रहा हूँ। जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करके उसमें कैश डालते हो तो आप लिखते हो टू कैश, मैं उसमें बिल डाल रहा हूँ, बिल डिपॉजिट कर दो, लिखूंगा टू बिल। बैंक में अकाउंट ओपन करता हूँ तो उसको आप लोग बोलते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। मैं यहाँ पे अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, उसका नाम है बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल। यहाँ पे बैंक इज लाइक माई एजेंट, कलेक्शन एजेंट। जनरली बैंक अपने क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स को ये सर्विस फ्री में देती है, उसके लिए पैसे नहीं लेती है। यस और नो? सो आ जाओ, ध्यान देना, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। या उस बिल को मैं गिरवी भी रख सकता हूँ, प्लेज। सो बिल मेरे पास आने के बाद, अच्छा प्लेज रखा तो उसके लिए अलग से एंट्री नहीं होगी, सेम हेल्ड टिल मैच्योरिटी की रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने बिल गिरवी रखा तो ड्यू डेट के दिन मैं बिल वापस छुड़वा लूंगा और मैं खुद जाके कलेक्ट करके लेके आ जाऊंगा। मतलब वो एज गुड एज पहले वाली केस होगी ना,
मतलब मैच्योरिटी डेट वाले दिन किसके पास आने वाला है वापस? मेरे पास है। यस और नो? सो ये बिल आने के बाद मैं उस बिल के साथ ये इतने अत्याचार कर सकता हूँ, अत्या 1, अत्या 2, अत्या 3, अत्या 4 या अत्या 5 प्लेज। यस और नो? प्लेज और हेल्ड टिल मैच्योरिटी की एंट्रीज सेम। अब बताओ, बिल मेरे पास आ गया और बिल को मैंने ड्यू डेट तक मेरे ही पास रखा, अलमारी में रख दिया। बताओ उसके लिए क्या एंट्री रहेगी? नो एंट्री। बिल आ गया, उसकी एंट्री कर ली ना ऊपर में, देखो सेकंड नंबर पे। बस बिल को मैंने अलमीरा में रख दिया और ड्यू डेट तक मैं वेट कर रहा हूँ, बैठा हूँ एक कमरे में, अनुलोम विलोम कर रहा हूँ। और ड्यू डेट आ गई, उस दिन मैं अलमीरा से बिल निकालूंगा और पेमेंट कलेक्ट करके आ जाऊँ। सो हेल्ड टिल मैच्योरिटी में अलग से कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। या फिर हो सकता है मैंने उस बिल को डिस्काउंट कर दिया बैंक वालों के पास जाके, तो बैंक वाले मुझे तुरंत के तुरंत पैसा दे देंगे। अन्ना ने बन्ना को उधारी माल बेचा, अन्ना को बन्ना के ऊपर भरोसा नहीं था, अन्ना ने बन्ना के ऊपर बिल ड्रॉ किया, बन्ना ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, मेरे पास बिल आ गया और मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है 2 महीने तक वेट करने का, मैंने आज ही बिल जाके बैंक वालों को बेच दिया। बैंक वालों ने आज ही मुझे पैसे दिए। बैंक वाले वो पैसे बोरे में भर के देंगे मुझे या मेरे अकाउंट में डालेंगे? अकाउंट में डालें। सो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा क्या? सो बैंक वालों ने पैसा दे दिया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, असेट बढ़ गई, बैंक अकाउंट डेबिट। पूरा पैसा नहीं देंगी ना बैंक को तो 2 महीना वेट करना पड़ा है। बैंक इंटरेस्ट चार्जेस, डिस्काउंटिंग चार्जेस कट करके देगी। आपको समझाने के लिए 4,800 कितने का डिस्काउंट दिया मैंने? डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 200 टू बदले में बिल दे दिया ना। बिल रिसीवेबल कितने का था? 5,000 का। सिंपल है। नरेशन वही जो ऊपर लिखा है, बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। डन। या फिर उस बिल को मैं एंडोर्स कर दूंगा, क्रेडिटर को दे दूंगा। सो क्रेडिटर अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल। सर क्रेडिटर को अगर मान लो देना है 5,100, क्रेडिटर ने बिल लेकर के 5,000 में सेटलमेंट कर लिया, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 5,100 टू बिल 5,000 और हमें डिस्काउंट मिला टू डिस्काउंट 100। ठीक है, इट्स ओके। और लास्ट वाली केस, या फिर मैं उस बिल को बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा। अकाउंट का नाम क्या है? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। उसको डेबिट किया, ये उसमें पैसे, जैसे बैंक में पैसे डिपॉजिट करते तो बैंक अकाउंट डेबिट करते ना, वैसे बिल सेंट फॉर कलेक्शन में बिल डिपॉजिट किया तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन को डेबिट किया और उसमें क्या डिपॉजिट कर दिया? टू बिल। बरोबर है। चलो आगे। देखो बेटा, अब वैसे देना है तो मैं किसी को भी दे सकता हूँ, बट जनरली अब आपके इसमें मॉड्यूल में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो क्रेडिटर्स को ही आते हैं। तो वैसे राह चलते किसी इंसान को भी बिल ट्रांसफर कर सकता है, उसको भी एंडोर्स ही बोलते हैं, लेकिन एक जनरल कॉमन सेंस, उसको हम लोग बिल ट्रांसफर क्यों करेंगे? मुझे एक बात बता, तू मुझे 100 रुपये दे रहा है तो कोई देखने वाला इंसान क्या सोचेगा? पक्के में इसको हरीश सर को देना होगा, मतलब हरीश सर इसके क्रेडिटर होंगे। ऐसे ही खाली फुकट बगैर रीजन के तो देगा नहीं ना। यस और नो? तो इसीलिए एक जनरल अजम्पशन है, हम लोग किसी पार्टी को बिल ट्रांसफर कर रहे हैं तो शौक के लिए तो करेंगे नहीं, पक्के में शायद उसको कुछ ना कुछ देना होगा, और देना होगा मतलब वो पार्टी कौन है मेरे लिए? क्रेडिटर। तू बगैर तू किसको देगा? मतलब बता, बिल किसको देगा? टेल मी, किसको देगा? नहीं, जिसको तुझे पैसे देना बाकी उसी को देगा ना, या और किसी को देगा? बगैर रीजन के देगा क्या? नो। बगैर रीजन के अगर तूने किसी को बिल दिया तो वो तेरा डेटर बन जाएगा। बगैर रीजन के तूने किसी को बिल दिया मतलब वो क्या बन गया? तेरा डेटर। यस और नो? और किसी बच्चों को कोई डाउट? पक्का? जनरली क्रेडिटर्स को हम लोग एंडोर्स करते हैं बेटा बिल, राइट? एक और थोड़ा सा मिथ दूर कर देता हूं बच्चों का, जैसे कि नहीं, ये जो चेक है बैंक का जो चेक होता है, ये चेक भी एक काइंड ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही है। चेक भी इज अ काइंड ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हम लोग चेक ड्रॉ करते हैं बैंक के ऊपर, राइट? बैंक वाले हमारे चेक में जो ऑर्डर लिखा हुआ है उस ऑर्डर के हिसाब से सामने वाले पार्टी को पेमेंट करते हैं।
हमने ऑर्डर ड्राफ्ट किया बैंक वालों पे, बैंक वालों ने उस ऑर्डर को एक्सेप्ट किया, और जिस पार्टी का मैंने उसमें नाम लिखा हुआ है बैंक वाले उसको पेमेंट करते हैं। सो हमारे ऑर्डर को बैंक वालों ने इज्जत दी और उस पार्टी को पेमेंट कर दिया जिसका उसमें नाम लिखा हुआ है। जिस पार्टी को बिल का पेमेंट मिलता है उसको बोलते पेई, जिसने ड्रॉ किया वो ड्रॉवर। सो यहाँ पे ए कौन बन गया? ड्रॉवर। बी कौन है? ड्रॉई। और अगर हेल्ड टिल मैच्योरिटी वाली केस है तो ए ही क्या बन जाएगा? पे। अगर बिल डिस्काउंटेड विद बैंक वाली केस है तो पैसा किसको मिलेगा? बैंक को। बैंक क्या बन जाएगी? पे। आसान भाषा में जिसको बिल का पेमेंट मिलता है वो कौन है? पे। तो चेक भी तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही है। यस और नो? अब तू बता, अब मैं जब भी किसी को चेक देता हूँ तो हर बार वो क्रेडिटर होता है क्या? मेरा एम्प्लॉय भी हो सकता है, मेरी माँ भी हो सकती है, उसके अकाउंट में मैं पैसे डिपॉजिट करना चाहता हूँ, बराबर है? तो नॉट कंपलसरी कि हर बार क्रेडिटर ही रहेगा, है ना? चेक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है कि नहीं? अभी प्रूव किया मैंने। अब तू बता, तू चेक सिर्फ क्रेडिटर को देता है या बाकी पार्टीज को भी देता है? एम्प्लॉयज़ को भी दे रहा है, किसी को पैसे उधार देना है ऑन अकाउंट उसको भी दे रहा है। सो रियल लाइफ एग्जाम्पल, किताबों में जो कुछ लिखा है उसको साइड में रखो। हाँ, बुक्स के अंदर में यही बोला रहेगा चेक हर बार ब्ला 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 क्रेडिटर को देते, बट सच नहीं है। चेक हम लोग या बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम लोग किसी को भी दे सकते हैं। डन? खैर छोड़ो, वो हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है। आ जाओ, ध्यान देना। सो बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बैंक में एक अकाउंट ओपन किया और उसमें बिल डिपॉजिट कर दिया, राइट? चलो आगे। तो ये बिल के साथ इतनी सारी चीजें हो सकती है। अब मान लो ड्यू डेट आ गई, मुन्ना देख तो मैं लिख रहा हूं 4th, ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट बिल ऑनर्ड, बिल का ऑनर हो गया। अब बताओ, पहली जो केस थी हमारी, कौन सी केस थी पहली केस बेटा? हेल्ड टिल मैच्योरिटी। पहली केस कौन सी थी? हेल्ड टिल मैच्योरिटी। बिल किसके पास है पहली केस में बताओ? हमारे पास, ड्रॉअर के पास। बताओ पहली केस में अगर मैं बोलूं बिल ऑनर हुआ तो क्या एंट्री रहेगा? पहली केस में बिल हमारे पास है, मतलब ड्यू डेट के दिन हम गए बी के पास, बी को बिल दे दिया और बी से पैसे ले लिए। यस और नो? सो क्या एंट्री रहेगा? बिल दे दिया तो टू बिल अकाउंट, और पैसे आ गए कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। दूसरी केस में बिल किसके पास है? बैंक के पास। मुन्ना ध्यान देना, दूसरी केस में बिल किसके पास है बताओ? देखो तो जरा, अन्ना ने बन्ना को उधारी माल बेचा, अन्ना को बन्ना के ऊपर भरोसा नहीं था, अन्ना ने बन्ना के ऊपर बिल ड्रॉ किया, बन्ना ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, हमारे पास बिल रिसीवेबल आ गया, वो बिल हमने बैंक वालों को डिस्काउंट कर दिया। हाँ, ये थी दूसरी केस, बैंक वालों को डिस्काउंट कर दिया। अब ड्यू डेट के दिन बिल किसके पास है? बैंक के पास। ड्यू डेट के दिन पैसा लेने कौन जाएगा? बैंक। सो ये देखो, हमने बिल डिस्काउंट कर दिया था बैंक वालों को। अब ड्यू डेट के दिन बैंक गई उसके पास और उसने बैंक को पैसे दे दिए। बोलो मेरे बुक्स में इसकी कोई अकाउंटिंग होगी क्या? वो बैंक जाने और बन्ना जाने, उसने पैसे दे दिए ना बैंक वालों को। सो मेरे बुक में उसका कोई अकाउंटिंग नहीं रहेगा। सो लिखो नो एंट्री। तीसरी केस में बिल किसके पास था? ये बिल डिस्काउंटेड वाली केस थी। ये कौन सी केस थी? हेल्ड टिल मैच्योरिटी। तीसरी केस में बिल किसके पास था? क्रेडिटर्स के पास। सेम क्या बैंक वाला कॉन्सेप्ट? अब क्रेडिटर जाने और ड्रॉई जाने, ड्रॉई बी जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया। फोर्थ केस में बिल किसके पास था? अगेन बैंक वालों के पास, बट बेचा नहीं था। फोर्थ केस में बैंक वाले मेरे बिहाफ में बिल का पैसा कलेक्ट करने गए थे। सो बैंक वाले जब मेरे बिहाफ में पैसा कलेक्ट करेंगे तो उसका पैसा मेरे अकाउंट में डालेंगे या खुद के जेब में रखेंगे? मेरे अकाउंट में डालेंगे ना, तो मेरा बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा क्या? सो बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाली केस थी। सो मेरे बैंक में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट। टू बिल मत लिखना, टू बिल ऑलरेडी लिख दिया था।
बिल सेंड फॉर कलेक्शन को पहले डेबिट किया था ना, अब उसका पैसा आ गया तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट कम हो जाएगा, राइट? ये बात समझ में आई क्या सभी को? सेम अगर ड्यू डेट के दिन बिल डिसऑनर हो गया तो, ये फोर्थ केस का ही दूसरा पार्ट है समझो। ऑनर हो गया तो क्या, फोर्थ में लिख रहा हूं आगे, फोर्थ में लिख रहा हूं आगे, इफ ऑन ड्यू डेट, इफ बिल डिसऑनर्ड, तो बताओ चारों केस में एंट्री क्या रहेगी? पहली केस बिल किसके पास था? हमारे पास। पहली केस में बिल किसके पास था? हमारे पास। यस और नो? सो देखो ध्यान देना, ए बच्चों, बिल हमारे पास था, ड्यू डेट के दिन हम गए ड्रॉई के पास, ड्रॉई को बिल दिया, ड्रॉई हमको पैसे देने से मना कर दिया, उसने धक्के मार के बाहर निकाल दिया, बोल जा पैसे नहीं देता। मतलब बिल का अपमान हो गया, बिल डिसऑनर हो गया। ये जितनी भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, ड्यू डेट के दिन ये हुआ वो हुआ, बिल बैंक वालों को दिया, डिस्काउंट किया, एंडोस किया, ये सारी खेल कहानी क्वेश्चन में लिखी रहेगी अंग्रेजी भाषा में। आपको उसको मातृभाषा में कन्वर्ट करके डेबिट क्रेडिट के भाषा में लिखना है, यानी एंटर मारनी है। यस और नो? सिंपल है। सो ड्यू डेट के दिन बिल हमारे पास ही था पहली वाली केस में, और पहली वाली केस में अगर बिल डिसऑनर हुआ तो क्या? बिल डिसऑनर हो गया मतलब बी ने उसका पैसा नहीं दिया। हम जब बी के पास पैसा लेने गए तो उसने बिल डिसऑनर कर दिया। बिल डिसऑनर कर दिया मतलब बी से पैसा नहीं आया। अब जैसे ही बिल डिसऑनर हो गया तो बगैर बोले एक चीज करना जो 90% बच्चे भूल जाते हैं, बिल अगर डिसऑनर हो जाता है, पहली चीज एंड बीच में और नहीं है, एंड बिल अगर आपके पास है, क्या बोला मैंने? बिल डिसऑनर हो जाता है एंड बिल आपके पास है, तो बगैर बोले उस बिल को पहले आपको कैंसिल करना होगा, क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया तो अब उसकी वैल्यू नहीं बची, अब उसकी इज्जत नहीं बची, अब उसकी वैल्यू खत्म हो गई। और बिल अगर आपके पास है और बिल डिसऑनर हो गया, बिल आपके पास है, बिल डिसऑनर हो गया, बिल आपके पास है और बिल डिसऑनर हो गया, तो आप उसे क्या करोगे? सबसे पहले कैंसिल। सो मैं बी के पास पैसे लेने गया, बी ने बिल का डिसऑनर कर दिया, मैंने बी की तरफ गुस्से से देखा कि भाई तेरे से पैसे आना था, तूने बिल का पैसा नहीं दिया। अब बिल गया चूल्हे में, ऐसे बोल के नहीं चलेगा, बिल को चूल्हे में डालना होगा। देखो टू बिल रिसीवेबल, सर टू क्यों किया? बिल रिसीवेबल असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो, असेट कम हो गई, कैंसिल हो गई, कम हो गई, खत्म हो गई, कैंसिल हो गई, कम हो गई, खत्म हो गई, तो क्या कर दिया मैंने उसको? क्रेडिट। कितने की एसेट थी? 5000। और मैंने गुस्से से बी की तरफ देखा, अब बिल गया चूल्हे में, अब डायरेक्ट अपन दोनों फेस टू फेस है, अब अपने बीच में बिल नहीं है, अब तेरे से पैसे लेना है, चल निकाल। अब बी मेरा क्या बन गया? डेटर। अब फिर से डेटर बन गया बी। पहले जब माल बेचा था तब डेटर बना था, फिर उसने बिल दे दिया तो एज अ डेटर खत्म हो गया, लेकिन बिल का पैसा लेना आ गया। अब बिल का पैसा दिया ही नहीं तो बिल को कैंसिल कर दिया और बी मेरा क्या बन गया? डेटर। और इतना ही नहीं भाई, अब तो कोर्ट कचहरी भी आएगी, तो इसके लिए मैंने क्या किया? जैसे ही बिल कैंसिल हो गया, मैंने यहाँ माथा फोड़ी नहीं करी, मैं गवर्नमेंट ऑफिस में चला गया, नोटरी ऑफिस में चला गया और बिल की फैक्ट, उस डिसऑनर वाले फैक्ट की नोंदणी, नोटिंग सरकारी ऑफिस में करवा दी। अब वो सरकारी ऑफिसर मेरा जवाई थोड़ी जो फ्री में करेगा, उसने उस फैक्ट को नोट करने के लिए, ये ना जो पूरा जो कांड हो गया उसको नोट करने के लिए उसने लिए नोटिंग चार्जेस 100 रुपये, और उसके नोटरी रजिस्टर का वो जेरोक्स कॉपी में लेके जाऊंगा कोर्ट में जब केस चलेगी। देखो जज साहब ये सबूत है, मैंने तुम्हारे सरकारी ऑफिस में जाके नोट भी करवाया था, उस दिन ऐसा ऐसा हो गया, नोटरी ऑफिसर उसे वेरीफाई करके नोट कर लेगा, हाँ सच में बिल डिसऑनर हुआ, यस और नो। तो मैंने नोटिंग करवा लिया, और नोटिंग के लिए कितने लगे? 100। ये 100 रुपए के नोटिंग चार्जेस किसकी वजह से मेरे छाती पे आए रे? बी ने डिसऑनर किया इसलिए नोटिंग चार्जेस लगे ना मुझे। बी अगर डिसऑनर नहीं करता तो नोटिंग चार्जेस लगते क्या? सो बी को मैं वापस गुस्से से देख रहा हूं कि अब तेरे से बिल के भी पैसे लेने और तेरी वजह से नोटिंग चार्जेस लगे। यू आर द पर्सन, यू आर द वन जिसकी वजह से मेरा एक खर्चा हुआ, तो ये भी मैं तुझसे ही वसूल करूंगा।
सो बी मेरा डेटर कितने से बना, 5,000 रुपये का बिल और 100 रुपये के ये नोटिंग चार्जेस। सो मैंने बी को डेबिट कितने से किया, 5,100। और सरकारी ऑफिसर को नोटिंग चार्जेस मैंने फॉर द टाइम बिंग कैश दे दिया, वो तो मुझे ही देना पड़ेगा ना आज। लेकिन नोटिंग चार्जेस का अकाउंट मेरे बुक में नहीं बनेगा। रीजन, नोटिंग चार्जेस मेरा खर्चा है ही नहीं। नोटिंग चार्जेस, सवाल, नोटिंग चार्जेस किसका खर्चा है, सवाल, सवाल, नोटिंग चार्जेस किसका खर्चा है, ये सवाल है। जवाब, नोटिंग चार्जेस उसका खर्चा है जिसकी वजह से बिल डिसऑनर हुआ। सवाल, किसकी वजह से बिल डिसऑनर हुआ, जवाब, ड्रॉई की वजह से। सो नोटिंग चार्जेस खर्चे का अकाउंट, नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस अकाउंट, ये बनेगा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ड्रॉई की बुक में। नोटिंग चार्जेस किसका खर्चा है, सवाल, जवाब, जिसकी वजह से बिल डिसऑनर हुआ। सवाल, किसकी वजह से बिल डिसऑनर हुआ, जवाब, ड्रॉई की वजह से। सो नोटिंग चार्जेस अकाउंट किसके बुक में बनेगा, ड्रॉई के। बाकी और उसके अलावा ब्रह्मांड में किसी के भी बुक में नोटिंग चार्जेस का अकाउंट नहीं बनेगा। यस और नो, क्लियर है। सो मुझे ड्रॉई से लेने 5,100, 5,000 बिल के, और उसके चक्कर में जो 100 रुपए गए, वो सही बोल रहा हूं ना। चल, ये थी केस 1। केस 2, बिल डिस्काउंटेड वाली केस में अगर बिल डिसऑनर हो जाता तो, थोड़ा गहरे समझो बात की, बिल डिस्काउंटेड वाली केस में अगर बिल डिसऑनर हो जाता तो, क्या बोला मैंने, बिल डिस्काउंटेड वाली केस में अगर बिल डिसऑनर हो जाता तो, बिल डिस्काउंटेड वाली केस जरा याद करो तो क्या थी। बिल डिस्काउंटेड वाली केस के अंदर में, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, हमने बिल डिस्काउंट कर दिया था बैंक वालों को, हमारा किस्सा खत्म, बैंक वालों ने पैसे दे दिए। अब ड्यू डेट के दिन बैंक गई बी के पास और बी ने बैंक वालों को पैसे नहीं दिए, तो बैंक यहाँ माथा फोड़ी नहीं करेगी। बैंक सबसे पहले नोटिंग चार्जेस गवर्नमेंट नोटरी ऑफिस में जाके नोट करवाएगी, और बैंक बोलेगी दया पता लगा ये बिल किससे आया था। तो ये बिल किससे गया था बैंक को, हमसे, ए से। अब बैंक हमारे पास आएगी, साहब ये बिल आपसे लिया था, डिस्काउंट किया था आपने हमें, वो आपके पार्टी ने, सामने वाले ने, बी ने पैसे तो दिए नहीं, अब ये पैसे हम आपसे वसूल करेंगे, क्योंकि जब बिल बेचा था तब टर्म्स एंड कंडीशन में मैंने साइन किया था, बरोबर है क्या। बैंक को बिल किसने बेचा था, ए ने। अब ड्यू डेट के दिन बी ने पैसा नहीं दिया, तो बैंक वो पैसा किससे कलेक्ट करेगी, ए से। बैंक पैसा किससे कलेक्ट करेगी, ए से। बाय द वे, बैंक को कितने पैसे मिलने वाले थे, 5,000, तो बैंक वो 5,000 हमसे लेगी, प्लस बैंक ने 100 रुपये नोटिंग चार्जेस भी दिए ना। बैंक को कितने पैसे मिलने वाले थे, 5, मिले नहीं, किससे लेंगी, हमसे, प्लस नोटिंग चार्जेस भी लेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि बिल डिस्काउंटेड ये हमेशा कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है। जब तक सामने वाली पार्टी बिल का पेमेंट नहीं कर देती, वो मेरे सर पे एक लटकती हुई तलवार है। जब भी मैं बिल रिसेबल डिस्काउंट करता हूँ तो बैलेंस शीट के फुट नोट में नीचू में मुझे लिखना पड़ता है कंटिंजेंट लायबिलिटी, द लायबिलिटी विच डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर इवेंट, जो आज की तारीख में हमें पता नहीं है। और वो फ्यूचर इवेंट क्या है, बी का पेमेंट करना या बी का पेमेंट ना करना। सो बी ने अगर पेमेंट नहीं किया तो मुझे देना होगा। ऐसी लायबिलिटी जो डिपेंड है किसी फ्यूचर इवेंट पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी। बी ने पेमेंट नहीं किया तो किसको देना है, ए को। सो ए के लिए ये क्या हो गई, कंटिंजेंट लायबिलिटी। खैर छोड़ो, वो हमारा पार्ट ऑफ डिस्कशन नहीं है। सो हमसे पैसे कितने ले लिए बैंक ने, 5,100, और कैश लेगी मेरे घर पे आके झगड़ा करके मेरे अकाउंट से कम करेगी 5,100, और हम गुस्से से बी की तरफ देखेंगे। ये किसकी वजह से हमें चोट बैठी 5,100 की, बी की वजह से। तो अब हम ये किससे वसूल करेंगे, बी से। सो बी साले तू मेरा डेटर बन गया। सेम क्रेडिटर के केस में भी बी फिर से डेटर बन जाएगा क्या, और क्रेडिटर मेरा फिर से क्रेडिटर बन जाएगा, सेम क्या, यस और नो। इन सब में से कोई तो एक ही केस रहेगा, नहीं तो बच्चा बोलेगा सर बी को आप कितने बार डेटर बना रहे हो। अरे बाबा, इनमें से कोई तो एक ही केस रहेगी। सेम वैसे क्रेडिटर का, बिल एंडोस किया था क्रेडिटर को, क्रेडिटर ड्यू डेट के दिन जब पैसा लेने गया तो उसको पैसे नहीं मिले, तो क्रेडिटर मेरा फिर से क्रेडिटर बन गया। देखो 2 क्रेडिटर, लेकिन इस बार कितनी अमाउंट से, 5,100, क्योंकि क्रेडिटर ने नोटिंग करवाया होगा।
ड्यू डेट के दिन जो बिल का होल्डर रहता है उस वही जाके नोटरी चार्जेस पे करके नोटिंग करवा देता है फैक्ट की, बट वो चार्जेस अल्टीमेटली कौन बेयर करेगा, जिसकी वजह से बिल डिसऑनर हुआ, यानी कौन, ड्रॉई। सो डेटर, क्रेडिटर, बैंक, किसी के बुक में नोटिंग चार्जेस अकाउंट नहीं आएगा, ड्रॉई के बुक्स में सिर्फ नोटिंग चार्जेस अकाउंट आएगा, क्योंकि वो किसका खर्चा है, ड्रॉई का, बरोबर है। बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ये वाली केस में ए बी सी डी, इस केस में बिल डिसऑनर हो गया। बैंक मेरे भी आप में गई थी, बैंक वाले बोले कि साहब बिल तो डिसऑनर हो गया, हम आपके भी आप में गए थे, क्या नोट करवाना है इस फैक्ट को, हमने बोला हाँ नोट करवा दे। तो बैंक वो पैसा किससे, मेरे अकाउंट से लेगी ना, तो बैंक 100, और बैंक बोलेंगे साहब आपने बिल सेंड फॉर कलेक्शन को ऊपर डेबिट किया था बिल जब डिपॉजिट किया था। मैं बोला हाँ डोंट वरी, मैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्लियर कर रहा हूं, और अब ये पैसे पूरे किससे लूंगा मैं, बी से। कुछ था रे इसमें। अभी जो बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ वो भी करेगा कि नहीं एंट्री, सिंपल है एकदम। नेक्स्ट, अगर ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या, इफ ऑन ड्यू डेट ड्रॉई became insolvent, इंसॉल्वेंट होना मतलब क्या होना, बिल डिसऑनर हो जाना। तो सेम एंट्री, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। अरे ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया मतलब क्या हो गया, पैसा नहीं दे पाया, पैसा नहीं दे पाया को अंग्रेजी में कहते हैं बिल डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया तो सेम एंट्रीज रहेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो। ये थी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एंट्रीज। कैसा लगा, नहीं लगा कैसा। अब आगे लिखो, हाउ टू कैलकुलेट द ड्यू डेट ऑफ द बिल। ये एंट्रीज में कहीं किसी को डाउट है तो एक बार पूछो, नजर घुमाओ, निहारो इसको और मुझे पूछो। हाँ हाँ हो सकती है। वो एंट्री बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कहाँ है। एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर कोई इंसान इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उससे रिकवरी हो सकती है क्या। मैंने कहा हाँ हो सकती है, बट हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एंट्री देख रहे हैं। वो एंट्री तो वैसी रहेगी जैसे आप द्वापर युग में करते थे, है ना। अब ये बी से पैसा लेना है, बी अकाउंट डेबिट टू, आपको समझाने के लिए बिल रिसीवेबल टू बैंक, नोटिंग चार्जेस 100, 5000 बिल का 5100। ये इंसॉल्वेंसी की वजह से बिल डिसऑनर हुआ, वो एंट्री है, बराबर है। मेरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एंट्री खत्म हो गई। अब एक भैया मुझे बोले कि सर उससे पैसा रिकवर हो सकता है क्या। अब उसकी एंट्री यहाँ क्या लिखूँ, ये ले चल 2000 रिकवर हो गए, बोल क्या एंट्री रहेगी, बचा हुआ डूब गया, बराबर है क्या। 5100 में से 2 रिकवर हो गए, बचा हुआ डूब गया, ये ले। यस और नो, देखेंगे हम लोग, डोंट वरी, चिंता मत करो। चिंता और चिता में बिंदु मात्र का अंतर होता है। सो वत्स, सारी चीजें होगी, बस अभी जो मैं बोल रहा हूं लिखते जाओ। अगर मैंने बोला बिल्डिंग से कूद जाओ तो कूद जाने का है ना, सारी एंट्रीज आएगी। बढ़ो आगे, लिखो। उसने डिस्टर्ब कर दिया हमें। हाउ टू कैलकुलेट। अच्छा हो गया किसी ने नहीं बोला सर अगर वो ड्रॉई हमारे यहाँ एम्प्लॉय है तो उसको सैलरी भी तो देंगे। हाँ, पर वो एंट्री बिल्स ऑफ एक्सचेंज की नहीं है ना, समझ में आया क्या। ड्रॉई के साथ चाय पीने गए तो रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, वो इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज की नहीं है। ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया, थोड़ा बहुत पैसा रिकवर हो गया, लेंगे, आगे प्रैक्टिकल में आएगी, बट वो एंट्रीज अभी यहां समझा के मैं इन एंट्री को डाइल्यूट नहीं करना चाहता। ये हमने जो एंट्रीज देखी है प्रॉपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज की है। बाकी ड्रॉई के साथ और भी व्यवहार होंगे हमारे। वेट, ड्रॉई हमको बोलेगा बिल रिन्यू करेगा, इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट के भी व्यवहार होने वाले, बहुत सारी चीजें इसमें। इसमें लव है, रोमांस है, ड्रामा है, एक्शन है, सब कुछ है, इमोशंस है, सॉन्ग्स है, सब होगा, सब आएगा, सारी खूबियां इसी में। हाउ टू कैलकुलेट
बस ध्यान दो, आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा, हाउ टू कैलकुलेट द ड्यू डेट फुल फ्लेज में। हाँ धनश्री, ये एक बार सारी केसेस देखना जरा। यहाँ पे हमने पे किया, बिल हमारे पास था, यहाँ पे बिल हमारे बिहाफ में बैंक ने पे किया, यहाँ पे नोटिंग चार्जेस बैंक वालों ने और क्रेडिटर ने पे किया, बरोबर है धनश्री। बिल जब हमारे पास होता है या हमारे बिहाफ में कोई कलेक्ट करने जाता है तो फॉर द टाइम बिंग ऑन बिहाफ ऑफ ड्रॉई नोटिंग चार्जेस हम पे कर देते हैं, बाद में ड्रॉई से वसूल कर लेते हैं। यस और नो? आप एंट्री लर्न करने की कोशिश कर रहे हो। एक बच्ची पूछती है सर कुछ कुछ जगह पे नोटिंग चार्जेस अलग से पे किया, कुछ कुछ जगह पे मिक्स है। मैंने बोला हाँ ऐसे ही है, कुछ कुछ जगह अलग है, कुछ कुछ जगह मिक्स है। बट आप इतना एनालिसिस क्यों कर रहे हो? आप उसमें ट्रांजैक्शन समझो, मातृभाषा में कन्वर्ट करो, डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में लिखो। आप एंट्री लर्न करने की कोशिश कर रहे हो। ये इंसान कब करता है? जब वो लर्न करता है। मेरा बोलना है पानी की तरह बह जाओ, मत लर्न करो, फ्लो में बहो। अब बिल हमारे पास है तो नोटिंग चार्जेस कौन भरेगा, कौन पे करेगा? हम। हमारे पास बिल कौन से केस में है? पहले केस में। नोटिंग चार्जेस कौन पे करेंगे? हम। दूसरे तीसरे केस में बिल किसके पास है? बैंक और क्रेडिटर के पास। तो हम इतने खाली बैठे हैं क्या? हम जाके पे करेंगे। कौन पे करेगा? बैंक और क्रेडिटर। तो वो लोगों ने पे किया तो देखो अलग से 100 रुपए की एंट्री हमारी इसमें नहीं आई। आप भावनाओं को समझो। जिसके पास बिल होता है वो फॉर द टाइम बिंग नोटिंग चार्जेस पे करता है। फोर्थ केस में बैंक वाले हमारे भी आप में गए थे तो उन्होंने, बैंक वालों ने हमारी तरफ से 100 रुपए नोटिंग चार्जेस पे कर दिया और हम किससे वसूल कर रहे हैं? बी से, बरोबर है। एक बार वापस सारी एंट्रीज देखो। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। एक बार ध्यान देना, मेरे ख्याल से इससे आसान चीज पूरे सीएमए इंटर के सिलेबस में कुछ नहीं है। आई थिंक द मोस्ट इजी थिंग। और सारा डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा है। और हाँ, अगर किसी बच्चे का, माँ कसम, किसी का अगर बेसिक्स ऑफ अकाउंट बाकी है तो बेटा हाथ जोड़ के विनती है, आप अपने भविष्य को खड्डे में डाल रहे हो। अगर आपने बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स जो मैंने इस बैच में, करंट बैच में स्टार्टिंग में लिया, अगर वो नहीं देखा है तो, क्योंकि आगे सारा सब कुछ बेसिक्स ऑफ अकाउंट ही है, नया कुछ नहीं है। असेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेज बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम गेन बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हुआ डेबिट करो, बढ़ना हमने समझेगा ट्रांजेक्शन और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। खत्म। बस इस चीज़ को मैंने 10-12 घंटे पढ़ाया हुआ है। तो 10-12 घंटे के लेक्चर 10-12 बार देख लो। सर 120 घंटे, हाँ देख लो, क्योंकि उसके बगैर आगे का कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगा। अगर कोई बच्चा अपसेंट है तो मुन्ना हाथ जोड़ के विनती है, अगर तुम्हारा बेसिक बाकी है तो ये तुमसे ना हो पाएगा। मैं मानता हूँ मैं कड़वा बोल रहा हूँ, बट अगर किसी बच्चे का बेसिक ही बाकी है, BMW बेसिक में वांदा, तो वो ये बच्चे के लिए ये टॉपिक दुनिया का सबसे कठिन टॉपिक है। लाइक ब्लैक होल्स, लाइक न्यूटन्स लॉ, लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और बेसिक हुआ है तो फिर ये पीनट है। यस और नो? सो प्लीज ध्यान देना सब लोग। इसमें किसी बच्चे को कोई ऑनलाइन ऑफलाइन में डाउट है, आपको सौगंध है आपके चाहने वाले की, अभी डाउट पूछो, क्योंकि आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में यही एंट्री बार बार आने वाली है। एनीबॉडी? क्यों मुझे न जाने ऐसा क्यों डर लग रहा है कि कुछ तो बच्चे बगैर बेसिक के बेचारे बैठे हैं। ऑल सेट? क्लियर सभी को? ओके ग्रेट। चलो मेरा डर खत्म हो गया। इधर ऑफलाइन में कोई पक्का जिसके पुराने पेंडिंग थे उन्होंने देखे लेक्चर? चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द ड्यू डेट ऑफ द बिल। ड्यू डेट कैसे निकालते हैं मुन्ना? प्लीज ध्यान देना। एक स्टार्टिंग डेट होती है बिल के, बरोबर है। फिर उसके बाद बिल का टेन्योर होता है, ड्यूरेशन, कार्यकाल, टेन्योर। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 महीना, 15 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 60 डेज, 70 डेज। मतलब टेन्योर मंथ और डेज कैसे भी हो सकता है। डेज में बोला तो डेज में काउंट करना, डेज में बोला तो फिर फरवरी 28 का लेना, लीप ईयर है तो फरवरी 29 का लेना है, जनवरी 31 का लेना है, डेज में बोला है तो। और मंथ में बोला है तो फिर फरवरी क्या और जनवरी क्या, दोनों एक एक महीने ही है। भले फिर फेब में 28 डेज है और जैन में 31 है।
सो स्टार्टिंग डेट में टेन्योर ऐड करो तो हमें एक डेट मिल जाएगा, कुछ कुछ लोग उसको मैच्योरिटी डेट बोलते हैं, लेकिन हम उस डेट को कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि मैच्योरिटी डेट और ड्यू डेट को इन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में साइमल्टेनियसली यूज़ किया है। हमें एक डेट मिल जाएगा, उसके अंदर में हम लोग ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे। कितने दिन का ग्रेस पीरियड होता है? 3 दिन का। तो हमें क्या मिल जाएगा? ड्यू डेट ऑफ द बिल। अब ध्यान देना, अब मान लो बिल अगर आफ्टर साइट है और आफ्टर प्रेजेंटमेंट है, बिल आफ्टर साइट और आफ्टर प्रेजेंटमेंट है, तो स्टार्टिंग डेट क्या रहेगी? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। मतलब मैंने ड्रॉई के ऊपर बिल ड्रॉ किया 1 जनवरी को, ड्रॉई ने बिल पढ़ के उसको साइन करते करते लगा दी 5 जनवरी। 1 जनवरी क्या है? डेट ऑफ ड्रॉइंग, बिल ड्रॉ किया। 5 जनवरी क्या है? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो बताओ 1 जनवरी से काउंट करूं या 5 जनवरी से? ये केस है तो आफ्टर साइट है तो 5 जनवरी यानी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। सर अगर नॉर्मल केस है, अदरवाइज यानी बिल अगर आफ्टर डेट है, आफ्टर डेट ऐसा लिखा हुआ होगा यानी, या फिर आफ्टर साइट और आफ्टर प्रेजेंट में नहीं है, तो हम लोग कहां से काउंट करेंगे? डेट ऑफ ड्राइंग। और अदरवाइज, अदरवाइज मतलब इसके अलावा। बराबर? बताओ टेन्योर डेज और मंथ कुछ भी हो सकता है क्या? जो भी टेन्योर होगा डेज और मंथ, डेज और मंथ इसमें ऐड करना। उसके बाद आपको एक डेट मिलेगी, उस डेट में ग्रेस पीरियड ऐड कर दो। तो आपको ड्यू डेट मिल जाएगी। ये आ गई आपकी ड्यू डेट। अगर बिल आपका एट साइट है, देखते ही गोली मार दो, शूट एट साइट। या बिल ऑन डिमांड है, या बिल ऑन प्रेजेंटमेंट है, ऑन प्रेजेंटमेंट, तो यहां पे ग्रेस पीरियड कितना रहेगा? 0 डेज, बाकी सब सेम। लिखा सभी ने? ऐसे समझ लो, बिल एट साइट है, एट साइट आफ्टर डेट, तो डेट ऑफ ड्राइंग रहेगा पहला। बिल एट साइट और आफ्टर प्रेजेंट में थे तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस रहेगा। बाकी वो डेज और मंथ हम लोग एज इट इज ऐड कर देंगे। यस और नो? ऑन प्रेजेंटमेंट, ये है ऑन प्रेजेंटमेंट। बेटा अभी बुक डाउनलोड करने का काम नहीं है साक्षी प्रिया, अभी बस मॉड्यूल डाउनलोड कर लो, है ना? मॉड्यूल डाउनलोड कर लो। जी हाँ आकांक्षा, बिल अगर एट साइट या ऑन डिमांड या ऑन प्रेजेंटमेंट है तो उस समय ग्रेस पीरियड 0 डेज रहेगा, बाकी सब सेम है। ग्रेस पीरियड कितना ऐड करना है? 0 डेज। डोंट वरी, बता दो आपको ये। और नीचे लिखो, इफ ऑन ड्यू डेट अगर पब्लिक हॉलिडे आ जाता है तो ड्यू डेट विल बी द प्रीसीडिंग वर्किंग डे। प्रीसीडिंग डे गलत जवाब, प्रीसीडिंग वर्किंग डे
सही जवाब। और सडन हॉलीडे आ जाता है तो सक्सीडिंग, सडन का एस, सक्सीडिंग का एस, वर्किंग डे। डन। अब मैं आप लोगों को कुछ सवाल देना चाहूंगा विथ योर परमिशन। थैंक यू हाँ बोलने के लिए। आ जाओ, लिख लिया बेटा। अगर ऑन ड्यू डेट अगर पब्लिक हॉलीडे आ जाता है, संडे पब्लिक हॉलीडे है, 2 अक्टूबर ड्राई डे, सॉरी गांधी जयंती पब्लिक हॉलीडे है, बरोबर है क्या? 15 अगस्त पब्लिक हॉलीडे है, 26 जनवरी पब्लिक हॉलीडे है। अब सर हम क्या कैलेंडर भी लर्न करें क्या संडे का? नो, संडे रहा तो आपको बोल दिया जाएगा इस दिन संडे। बाकी इंस्टीट्यूट इतनी उम्मीद तो कर सकती ना कि आपको 2 अक्टूबर मालूम है, 15 अगस्त 26 जनवरी मालूम है, बरोबर ना? अब सवाल, तैयार हो जाओ सब बच्चे, ध्यान देना बेटे अच्छे से। हाँ, अभी जो भी मैंने बताया है ना, हाउ टू कैलकुलेट द ड्यू डेट ऑफ द बिल, ये आपको 5% अगर समझा होगा तो अब आपको ये 5000% समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल के बाद। ठीक है, सबने ट्राई करना है और मुझे फटाफट से बताना है। ध्यान देना, आकांक्षा, साक्षी प्रिया, उन्हें ध्यान दें। एग्जाम्पल नंबर 1, बिल ड्रॉ किया है, बिल ड्रॉ किया है ऑन 12 जुलाई 2022 फॉर 1 month आफ्टर डेट। बोलो इसका ड्यू डेट क्या रहेगा? अगेन सेम, आफ्टर डेट है तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या लूँ? डेट ऑफ ड्रॉइंग। कब ड्रॉ किया? 12 जुलाई। ड्यूरेशन कितना है? टेन्योर, टाइम 1 month। 12 जुलाई से 1 महीना, 12 अगस्त। 3 दिन का ग्रेस पीरियड। ऑन डिमांड है क्या बिल? नो। ऑन प्रेजेंटमेंट है क्या? नो। एट साइट है क्या? नो। मतलब यहाँ पे 3 दिन का ग्रेस पीरियड हमें देना पड़ेगा। अगर ऑन डिमांड होता मतलब देखते ही देना पड़ेगा, नो ग्रेस पीरियड। एट साइट, शूट एट साइट, देखते ही देना पड़ेगा। एट साइट बिल है तो ग्रेस पीरियड नहीं है। एट साइट, ऑन डिमांड, ऑन प्रेजेंटमेंट है तो ग्रेस पीरियड नहीं है। बट ऐसा कुछ है नहीं, मतलब यहाँ ग्रेस पीरियड रहेगा। जीपी क्या आ रहा है बेटा? 15 अगस्त। ओ, इट्स ए पब्लिक हॉलीडे, देयरफॉर ड्यू डेट क्या आ जाएगा? प्रीसीडिंग वर्किंग डे। आपका सवाल जो मन में आ रहा है मैं पहले ही बोल देता हूँ, बाद में आप टाइम पास करोगे और टाइम वेस्ट करोगे। सर 14 अगस्त को संडे है तो 13 अगस्त। सर 14 अगस्त को मिनिस्टर मर गया तब भी 13 अगस्त। सर कैसे क्या हम 13 अगस्त पे जाएंगे? सॉरी, संडे का मिनिस्टर मरने का मत लेना, सॉरी मैंने गलती से गलत बोल दिया। मेरा क्या मिनिस्टर के ऊपर अलग ही खौफ है। अभी आ जाओ, ध्यान देना। 15 अगस्त को पब्लिक हॉलीडे आया, बरोबर है, तो ड्यू डेट क्या आ जाएगा? 14 अगस्त। अब इसी में और ये अलग अलग केस बताता हूं। 15 अगस्त पब्लिक हॉलीडे, 14 अगस्त आ रहा है आपका संडे, 13 अगस्त क्या है बेटा आपका? प्रीसीडिंग वर्किंग डे। मैंने क्या बोला था? प्रीसीडिंग वर्किंग डे। तो आपका यहाँ पे ड्यू डेट क्या आ जाएगा? 13 अगस्त, क्योंकि पब्लिक हॉलीडे आपको पहले से पता होता है। यस और नो? पब्लिक हॉलीडे अचानक नहीं आ जाते। हाँ, सडन हॉलीडे अचानक आता है, जैसे मिल्खा सिंह रेस जीत गया, भारत में 1 दिन की छुट्टी दे दी, सडन हॉलीडे। यस और नो? बट पब्लिक हॉलीडे हमें पहले से पता है, संडे कब आने वाला है, 15 अगस्त कब आने वाली है। यस और नो? मान लो, अब ध्यान देना बेटा, 15 अगस्त को ड्यू डेट आई हमारी, तो क्या रहेगा बेटा? प्रीसीडिंग वर्किंग डे। मान लो प्रीसीडिंग डे 14 अगस्त को मंडे है, समझ लो।
बरोबर है, 14 अगस्त क्या है, मंडे। सो 15 अगस्त को क्या आया, पब्लिक हॉलीडे, तो प्रीसीडिंग वर्किंग डे आना चाहिए ना, प्रीसीडिंग वर्किंग डे। ओ वाह, आज 14 अगस्त आ गई है और मैं बिल का पैसा लेने जा रहा हूँ, और आज अचानक पता चलेगा, मैं रात जा रहा था, सडन हॉलीडे आ गया, कोविड की एक दिन में 50 लाख केसेस आ गई, सरकार ने अचानक से बोल दिया छुट्टी छुट्टी छुट्टी, इमरजेंसी, है ना। अब बताओ, अभी अचानक मुझे कब पता चला, 14 अगस्त को, तो अब बताओ फिर क्या आ जाएगा ड्यू डेट, सक्सेडिंग वर्किंग डे 16 अगस्त, बरोबर है क्या। नहीं ना सर, 13 रहेगा। अरे 14 अगस्त को मुझे पता चला, मैं टाइम मशीन में बैठ के 13 में जाऊं क्या, मेरे पास ऑप्शन क्या है, 16। 14 सडन क्या होता है, सडन यानी अचानक पता चलता है ना। अब 14 अगस्त को सडनली मुझे पता चला कि आज पब्लिक, अब सडन हॉलीडे है, सडन हॉलीडे है तो सक्सीडिंग वर्किंग डे, 14 के बाद अगला दिन कौन सा है, 15, तो 14 15 मत खेलते बैठना, सक्सीडिंग वर्किंग डे कौन सा आ जाएगा, 16, इसलिए मैंने वर्किंग डे लिखा है, राइट। सो रूल बड़ा सिंपल है, ड्यू डेट के दिन पब्लिक हॉलीडे आ गया तो प्रीवियस वर्किंग डे, और ड्यू डेट के दिन सडन हॉलीडे आ गया तो सक्सीडिंग वर्किंग डे, नेक्स्ट वर्किंग डे, यस और नो। चलो आगे, एक और एग्जाम्पल, बिल ड्रॉ किया है आपको समझाने के लिए, प्लीज ये सारे एग्जाम्पल लिखना हर एक बच्चे ने बुक में। बिल ड्रॉ किया आपको समझाने के लिए 1 दिसंबर को, बराबर है। और इसका ड्यूरेशन है 53 डेज। बिल एट साइट है, तो क्या रहेगा ड्यू डेट, क्या बोले बेटा, फालतू बात साल। देखो गधा क्या बोल रहा है, 26 जनवरी, और कोई 23 जैन, ओके, और कोई 22 जैन। अभी के अभी 3 जवाब, बच्चे सुबह सुबह गांजा मार के आए। 23 पक्का, जैसे गांजा बोला एक का ईगो जागा और जोर से बोला 23, और कोई, बस इतना ही है, पक्का 23। बिल एट साइट है तो क्या, बिल आफ्टर साइट है तो क्या। मैं आपको और एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, ये बिल ड्रॉ किया था, ये डेट ऑफ ड्राइंग है, ये डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 4 दिसंबर, डेट ऑफ ड्राइंग 1 दिसंबर। बिल एट साइट है तो क्या रहेगा, बिल आफ्टर साइट है तो क्या रहेगा, बिल आफ्टर डेट है तो क्या रहेगा। अगर इफ ऑन 25 जैन सडन हॉलीडे है तो ड्यू डेट क्या रहेगा, इफ ऑन 25 जैन पब्लिक हॉलीडे है तो क्या रहेगा। क्या बात है, 5 बार पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, करो सॉल्व और बताओ। हर एक बच्चा एक क्वेश्चन लिखेगा, हाँ। एक और दे देता हूं, इफ ऑन 23 जैन देयर इज अ संडे, 6 बार सॉल्व करो। छह बार काफी, वरना आप गाली मारोगे मेरे को। अब चल करो फटाफट से, मुझे आंसर कैसे चाहिए सुनना,
कुछ भी आलतू फालतू आंसर मत लिख के भेजो। ऐसा लिखो ए और फिर आंसर लिखो, फिर लिखो बी, फिर आंसर लिखना, फिर सी डी ई एफ। करो फटाफट से सॉल्व। हर केस में मुझे आंसर चाहिए। करो सॉल्व करो। ठीक ठीक। हर एक बच्चा लिख रहा है बेटा, बुक कंप्लीट है। वो किधर है वो बच्चा थर्ड डे वाला? कौन सा दिन है आज तेरा? रील बनाए? हाँ भाई आज कौन सा दिन है? दूसरा दिन कहां से होगा आज? उस दिन तेरा सेकेंड डे था। लिख। बेसिक देखा पहले का? पूरा देखा? अकाउंट्स का बेसिक देखा है क्या पहले का? तो वो लेक्चर देखना एक बार। है एक्सेस लिया? लिया एक्सेस? वो एक बार बेसिक देखो, वो देखना पड़ेगा रे मुन्ना, उसके बगैर मुश्किल जाएगी। क्योंकि बाकी बच्चे जो फटाफट से कर रहे हैं ना, तो फिर इनको देखेगा तो डिमोटिवेट हो जाएगा, है ना। बेसिक अगर पूरा देखा हुआ है तो जल्दी जल्दी आएगा। मैडम आपने देखा बेसिक्स जो बचा हुआ है? कितना बाकी है देखो। आज अभी आज सैटरडे है, कल संडे है, तो संडे का पूर्ण इस्तेमाल करो। संडे को बेसिक देख के ख़त्म करो अगर किसी का पेंडिंग है तो, क्योंकि उसके बगैर ये एंट्रीज आगे कि कोई भी टॉपिक की नहीं आएगी। कंसाइनमेंट में एंट्रीज है, जॉइंट वेंचर में एंट्रीज है, बरोबर है क्या? आगे हर टॉपिक में एंट्रीज ही एंट्रीज है। लिखा? सारे डेट्स लिख दिए, आंसर लिखे? मुन्ना इधर देखा? लिख लिया? ओके चलो फटाफट से चेक करते हैं। आ जाओ, सिंपल सा स्टेप से रूल फॉलो करना है। इधर लिखा बेटा? लिखा रे? डन। निकालो। आ जाओ। सारे केस में एक बार एंट्रीज देख लो। फिर से एंट्रीज बोल रहा हूँ, सॉरी, कैलकुलेशंस देखो। पहले वाले केस में बोलो बेटा क्या रहेगा? केस ए एट साइट है। अच्छा, स्टार्टिंग डेट आफ्टर साइट या आफ्टर प्रेजेंटमेंट होती तो स्टार्टिंग डेट डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लेता। आफ्टर साइट या आफ्टर प्रेजेंटमेंट नहीं है तो स्टार्टिंग डेट क्या लूँगा? डेट ऑफ ड्राइंग। ये बात समझ में आई? कब स्टार्टिंग डेट डेट ऑफ ड्राइंग लेना है और कब स्टार्टिंग डेट डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लेना है, ये क्लियर है सभी को? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस कब लेना है? स्टार्टिंग डेट जब बिल आफ्टर साइट या आफ्टर प्रेजेंटमेंट है तो स्टार्टिंग डेट ये लिखवा के दिया मैंने। अदरवाइज स्टार्टिंग डेट डेट ऑफ ड्राइंग, ये अदरवाइज वाली केस है। इसमें आफ्टर साइट लिखा है क्या? नो। आफ्टर प्रेजेंटमेंट लिखा है क्या? नो। आफ्टर एक्सेप्टेंस लिखा है क्या? नो। मतलब यहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग यानी 1 दिसंबर। बोलो ड्यूरेशन कितना है? 53 डेज। कैसे निकालते एक बार बताऊंगा। बोलो दिसंबर मंथ में ना बिल ड्रॉ किया है, दिसंबर, जैन, फेब। 1 दिसंबर से आगे 31 दिसंबर तक कितने दिन होते हैं? 30। 1 से 31 30। कैसे? दिसंबर ये 31 डेज का है, 1 दिसंबर से आगे 31 दिसंबर, 31 माइनस 1 इज इक्वल टू 30। 1 के आगे 31 तक ना, 1 के आगे 2 3 4 5 6 ऐसे गिनते जाओगे, कितने हो जाएंगे? 30। शॉर्टकट तरीका, जिस दिन बिल ड्रॉ किया वो दिन को छोड़ देना, 1 को छोड़ के आगे 31 तक, तो 31 माइनस 1 कितने दिन हो गए? 30। अब हमें टोटल कितने चाहिए? 53। टोटल चाहिए 53, तो 30 में और कितने ऐड किए तो 53 आएंगे? 23 आ गया। 23rd ऑफ जैन, बरोबर है? बोलो
इसमें ग्रेस पीरियड ऐड करूंगा कि नहीं करूंगा? नहीं करूंगा, क्योंकि एट साइट है, देयरफॉर 0 ग्रेस डेज। ग्रेस पीरियड कितना रहेगा? 0। सो बता दो ड्यू डेट क्या आ जाएगा? 23 जैन। केस बी, बिल कौन सा है बेटा? आफ्टर साइट है। आफ्टर साइट है तो स्टार्टिंग पॉइंट डेट ऑफ ड्राइंग लू या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, 4 दिसंबर। टेन्योर कितना था? 53 डेज। दिसंबर में कितने दिन है बेटा? दिसंबर में कितने दिन है? टोटल 31 डेज है। 4 से आगे 31 तक, 31 - 4 27 डेज। सो दिसंबर में 27 डेज, 4 से आगे। और कितने चाहिए टोटल 53 बनाने के लिए? 26। तो 26 ऑफ जैन। सो 26 ऑफ जैन। बिल कौन सा था? आफ्टर साइट। ग्रेस पीरियड आएगा या नहीं आएगा? आएगा। 26 के बाद 3 दिन, 27, 28, 29, 29 ऑफ जैन। 29 जैन को कुछ नहीं है। कुछ बच्चों ने 26 जनवरी भी पब्लिक प्रीसीडिंग हॉलीडे करके ऑपरेशन कर दिया उसका, वैसा नहीं करना है। ड्यू डेट क्या आई? ड्यू डेट के दिन पब्लिक हॉलीडे आया या ड्यू डेट के दिन सडन हॉलीडे आया तो उसका हिसाब किताब करना है। ड्यू डेट थोड़ी थी वो 26 जैन। ड्यू डेट क्या है? 29 जैन। अब सवाल पूछो, हे 29 जैन बता, क्या तू पब्लिक हॉलीडे है? क्या तू सडन हॉलीडे है? जा फिर तू ही ड्यू डेट है। समझ में आया सभी को? पक्की बात। नेक्स्ट, बिल आफ्टर डेट है। स्टार्टिंग पॉइंट डेट ऑफ ड्राइंग और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। डेट ऑफ ड्राइंग बिल अगर आफ्टर साइट, आफ्टर प्रेजेंटमेंट, आफ्टर एक्सेप्टेंस होता तो मैं स्टार्टिंग डेट डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लेता, अदरवाइज हर केस में डेट ऑफ ड्राइंग। स्टार्टिंग डेट डेट ऑफ ड्राइंग डिसाइड करना रहता है हर चीज, ग्रेस पीरियड लेना कि नहीं लेना, डेट ऑफ ड्राइंग लेना कि डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लेना, यस और नो। डेट ऑफ ड्राइंग 1 ऑफ दिसंबर, 53 डेज क्या आ जाएगा? ऑलरेडी निकाला था हमने, 23 जैन प्लस 3 दिन का ग्रेस पीरियड 26 जैन। पब्लिक हॉलीडे देयरफॉर 25 जैन। फोर्थ केस, इफ 25 जनवरी सडन हॉलीडे। चलो अब कुछ बोला नहीं है फोर्थ केस में बाकी, तो हम लोग समझेंगे अदरवाइज नॉर्मल केस है, मतलब डेट ऑफ ड्राइंग 53 डेज, 23 जैन, 3 दिन का ग्रेस पीरियड 26 जैन। 26 जैन पब्लिक हॉलीडे है तो क्या लेंगे हम लोग? सीन्स पब्लिक हॉलीडे देयरफॉर प्रीसीडिंग वर्किंग डे 25 जैन। बट 25 जैन को जब बिल का पेमेंट लेने गया तो 25 जैन को आ गया सडन हॉलीडे, बराबर है क्या? तो सक्सीडिंग वर्किंग डे यानी 27 जैन। ये बात आई क्या समझ में? सो यहाँ पे फाइनल ड्यू डेट क्या आया? 27 ऑफ जैन। इस दिन सडन हॉलीडे आ गया ना, सडन हॉलीडे आ गया, सडन हॉलीडे तो सक्सीडिंग वर्किंग डे। 25 जनवरी के बाद सक्सीडिंग वर्किंग डे क्या है? 26 तो छुट्टी है, तो सक्सीडिंग वर्किंग डे 27। सर नहीं ना, 24 जैन लेंगे। अब बताओ तुमको सडन मतलब अचानक पता चला 25 जनवरी को कि आज हॉलीडे है, सडन अचानक, तब तुम 24 कैसे जा सकते हो पीछे? तुमको कहाँ जाना है? आगे जाना हो, और आगे 26 जनवरी दिख रही है तो और आगे 27 जनवरी, राइट? कॉमन सेंस। नेक्स्ट, 25 जनवरी भी पब्लिक हॉलीडे है, सेम ऊपर वाले केस की तरह। 1 दिसंबर 53 डेज, 23 जैन, 3 दिन का ग्रेस पीरियड 26 जैन। 26 जनवरी पब्लिक हॉलीडे है देयरफॉर 25 जैन ये भी पब्लिक हॉलीडे है, पहले ही पता है, तो क्या आ जाएगा? 24 जैन। बराबर है क्या? पब्लिक हॉलीडे है तो प्रीसीडिंग वर्किंग डे, राइट? नेक्स्ट,
इफ 23 जनवरी इज अ संडे, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, डेट ऑफ ड्राइंग, हमें क्या लेन देन संडे तो उस दिन? कोई लेन देन है क्या 23 का? डन। 25 जनवरी इज द ड्यू डेट। कुछ था इसमें? सिंपल है। यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो। बोलो बेटा, एनीबडी? सभी ने लिख लिया था? कोई ऐसा बच्चा है जिसका 100% करेक्ट आया था ईमानदारी के साथ? एक का भी नहीं? अच्छे, जाने दो। अब 100% समझ में आ गया क्या? अब सब एक बराबरी में आ गए। डन। नेक्स्ट, इलिस्ट्रेशन नंबर 3 लिखना सभी ने। सुनील ओड अनिल। सुनील डेटर है, अनिल क्रेडिटर है। सुनील ओड अनिल, यानी सुनील अनिल को देने वाला है। कितना देने वाला है? 80,000। अनिल ड्रॉज अ बिल ऑन सुनील। अनिल ने बिल ड्रॉ किया तो अनिल कौन हो गया? ड्रॉवर। सुनील कौन हो गया? ड्रॉई। ये ऑलरेडी देना था तो ये 80,000 की अब अलग से एंट्री करने की जरूरत नहीं है। एक सेकेंड, मैं आपका काम आसान करता हूं। बच्चों, सारी एंट्री समझ में आई ना? चेक करते अभी आपको समझी कि नहीं समझी। रुको एक सेकेंड। आ जाओ, देखो फटाफट से ध्यान देना। सो क्या हुआ है? सुनील ओड अनिल 80,000। अनिल ड्रॉज बिल ऑन सुनील फॉर द अमाउंट फॉर दैट अमाउंट, यानी 80,000 का। और कितने महीने का बिल था? 3 महीने का। कितने महीने का बिल था बेटा? 3 महीने का। 3 महीने का बिल था ऑन 1 अप्रैल। ठीक है। सुनील एक्सेप्ट इट एंड रिटर्न इट टू द अनिल। सो पहली वाली एंट्री 1 अप्रैल के अनिल के बुक में एंट्री कर रहा हूं। इन द बुक्स ऑफ अनिल बिल आ गया। बिल रिसीवेबल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू सुनील। शादी है मेरी? अरे शादी है क्या? लिखो ना। शादी में कैसे जाने के बाद अपन देखते रहते दूल्हा दुल्हन को? कुछ भी काम नहीं है, बस बैठे हो, खाओ पियो, ऐश करो। लिखो मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 3। आ जाओ, सारी चीजें है ना वापस आएगी बेटा, डोंट वरी मयूरी, ध्यान देना। सो बिल रिसीवेबल टू सुनील। बिल एक्सेप्ट किया ना सुनील ने? ऑलरेडी लेना था सुनील से 80,000, उसने उसके बदले बिल दे दिया। एक एक सेंटेंस पढ़ना, मातृभाषा में कन्वर्ट करना और एंट्री पास करना। सब लोग प्लीज ध्यान देना, आपका कंटिन्यूअस अटेंशन लगेगा। अगर बीच में ध्यान हटा, है ना, चूका ध्यान गई जान, वही बता रहा हूं। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर। लॉलीपॉप। ऑन 15 अप्रैल अनिल डिस्काउंट इट विद द सिटी बैंक
एट डिस्काउंट ऑफ 12% पर एनम। बिल कितने महीने का था? 3.5 महीने का, बरोबर 15 दिन बाद डिस्काउंट किया, तो बैंक वालों को वेट कितना करना है यहां पे? अरे कैसे बच्चे हैं, ध्यान ही नहीं है। अब जाग आया, पानी मारा उनके मुंह पे जोर से, तब बच्चे पूछ रहे वापस बताओ सर, वापस बताओ। अरे 1 अप्रैल को बिल ड्रॉ किया, 15 अप्रैल को बैंक के पास गए, बिल था 3 महीने का, 15 दिन बाद बैंक को दिया। बोलो बैंक का वेटिंग पीरियड कितना है? 2.5। कितना? 2.5। बैंक को 2.5 महीना वेट करना है, 2.5 मंथ। तो बैंक डिस्काउंट कितने महीने का लेगी? 3 या 2.5? 2.5 मंथ का ही बैंक डिस्काउंट लेगी ना। 3 मंथ्स का बिल था, 15 दिन बाद बैंक को दिया, 12% पर एनम का रेट है। चलो बता दो तो 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 2.5 अपॉन 12। बोलो डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने आए? वर्किंग नोट नंबर 1 फटाफट से लिखो, कितना आया? जो भी आ रहा है, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, बहुत अमाउंट कितना आएगा बता फटाफट से। हाँ 80,000 मैं निकाल लेता हूं, 78,000 बरोबर ना। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 2,000 और बैंक वालों को बिल दे दिया हमने 80,000 का। नेक्स्ट, ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड। ड्यू डेट के दिन साले ने पैसे ही नहीं दिए सुनील ने, बिल डिसऑनर हो गया। ड्यू डेट के दिन बिल डिसऑनर हो गया। द बैंक पेड नोटिंग चार्जेस ₹100 and Anil settled the bank's claim along with the noting charges in cash. ड्यू डेट के दिन बिल डिसऑनर हो गया, बैंक ने पैसे हमसे ले लिए क्योंकि बिल हमने बेचा था ना बैंक को। और हमने गुस्से से किसकी तरफ देखा? सुनील की तरफ, कि साले तेरी वजह से मुझे बैंक वालों को पैसे देना पड़ा। कितने पैसे? बिल का पैसा, 80 मत बोलो, ऐसा बोलो बिल का पैसा प्लस नोटिंग चार्जेस। बच्चे यहाँ पे 78,000 देते बैंक को। बैंक को बिल का कितना मिलने वाला था ड्यू डेट के दिन? 80। तो 80 प्लस नोटिंग चार्जेस, इतना हमने दिया बैंक को, कैश में दिया बोलते वो। ठीक है, ये लो कैश लो, अपने को क्या, वैसे यहाँ पे बैंक आना चाहिए था बट वो स्पेसिफिकली लिखा है कैश, तो कैश। और अब ये मैं किससे वसूल करूँगा? सुनील से। साला सुनील तो मेरा डेटर बन गया फिर से। नरेशन लिखेंगे, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड एंड अमाउंट ड्यू फ्रॉम ड्रॉई अगेन। ड्रॉई मेरा फिर से क्या बन गया? डेटर। पहले ड्रॉई मेरा डेटर था, इसीलिए मैंने उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया और मैंने वो बिल डिस्काउंट कर दिया, और ड्यू डेट के दिन ड्रॉई ने बिल डिसऑनर कर दिया, इसलिए ड्रॉई अब मेरा फिर से डेटर बन गया। छोड़ो ना, ड्रॉई से लेना है। क्यों लेना है सर? क्योंकि आपने ड्रॉई के बिहाफ में बैंक वालों को पे किया, बरोबर। आगे, सुनील एक्सेप्टेड अनदर बिल। लो, एक से इनका मन नहीं भरा, फिर से सुनील के ऊपर भरोसा कर रही है। सुनील को डेटर बना दिया था ना, सुनील फिर से आया, मेरे ऊपर एक और बिल ड्रॉ कर फॉर 3 मंथ फॉर द अमाउंट ड्यू। और कितना महीना वेटिंग पीरियड है अपना? 3 महीना। फॉर द अमाउंट ड्यू, कितना अमाउंट ड्यू है? अमाउंट ड्यू 80,100 प्लस इंटरेस्ट ऑफ 3,000। तो बोलो नया बिल कितने का है? वेरी गुड, टू सुनील। सुनील को कितने से डेबिट किया था? और ऊपर का मेरा क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मेरी कमाई है, इंटरेस्ट मिल रहा है ना मुझे सुनील से, इंटरेस्ट मिल रहा है। इनकम, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करो। बिफोर द न्यू बिल, लो सुनील, अच्छा ड्यू डेट के पहले सुनील, अच्छा हो गया भैया, लॉटरी लगी उसको। देखो बिल रिटायर कर दिया। बच्चों, बिल रिटायर का मतलब होता है एडवांस में पैसे दे देना ड्यू डेट के पहले। कभी तो भी दिया, मुझे पता नहीं है डेट, तो मैं लिखूंगा बिफोर ड्यू डेट। और हमने उसे कितना डिस्काउंट, रिबेट कितना दिया? 500। सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कितना लेना था? 83,100। 83,100 से 500 कम करो, 82,600। डिस्काउंट और रिबेट मैंने दिया, रिबेट अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 83,100।
ये थी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अनिल, राइट। कैसा लगा? नहीं लगा कैसा? कल फर्स्ट हाफ में टॉपिक खत्म हो जाएगा, कल कंसाइनमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट देख लेंगे, कल मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे, बराबर है? डन। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। मैं अगर किसी बच्चों को कुछ डांट वाट दूँ, कभी कुछ बोल दूँ, क्या सुबह सुबह नींद से जगाने के लिए मैं बोलते रहता हूँ। मैं जब भी अगर कुछ बोलूँ गांजा मार के आए तो डोंट टेक इट सीरियसली, है ना? नहीं तो बच्चा अगले दिन सही में बोलेगा सर आपने बोला था कल और देखो वो हो गया, आपके ज़बान पे सरस्वती है। तो प्लीज़ मैं रोज़ ये बोलूँगा कि आप अच्छे नंबर से पास होने वाले हो, राइट? सो बच्चे का नामकरण करना है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका नाम ही करण रख दो, यस और नो। सो प्लीज़ ध्यान देना। थैंक यू वेरी मच यार, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय बाय। कल ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा, देन थैंक यू। और हाँ, आज का होमवर्क प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, पढ़ के आओ सारी चीज़ें आज जो हुई। जिसका बेसिक बाकी है किधर है मैडम? हेलो, कल आप बेसिक देख के, कल मीन्स आज और कल आप बेसिक देख लोगे, ठीक है? चलो थैंक यू गाइस, बाय बाय।